हेलो एवरीवन। स्टडी एंड गोल के एनसीईआरटी मॉड्यूल में आप सभी का वार्म वेलकम है। एनसीईआरटी सीरीज़ हमने शुरू की थी क्लास 6 की पॉलिटी विद इम्पोर्टेंट पॉइंट बुलेट पॉइंट फॉर लोअर एंड अपर पीसीएस एंड एमसीक्यू सारे एग्ज़ाम्स के लिए। वो मैं आपको करवा चुका हूँ। क्लास 7 की पॉलिटी पे हम वर्क करने वाले हैं। बुक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो ये इसके कंटेंट हैं जिसको आपको जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या हार्ड कॉपी आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इसके कंटेंट हैं। देखिए, जब मैंने पॉलिटी शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी को पढ़ते समय जब हम खासकर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। इसलिए खास पॉलिटी के लिए लोग लक्ष्मीकांत को या अदर जो भी पब्लिकेशंस की बुक हैं उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी नया नया चैनल है, पॉलिटी को हमने ऐसे वार्म अप यूज किया है तो हम पॉलिटी को भी साथ लेके चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी जगह आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है और उन चीज़ों से एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं, बट वो सिर्फ पॉलिटी में है। क्लास 6 की हिस्ट्री और क्लास 6 की ज्योग्राफी जब शुरू होगी, 6 to 8 हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि हर पेज से हर एक जो बुलेट पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, वहाँ से एमसीक्यू निकलेंगे। तो ये उस सब के लिए एक वार्म अप है कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ को फॉलो करना है या फिर एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी को फॉलो करना है। थोरोली आपको एक बार बुक को पढ़ना है और जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, चाहे वो एमसीक्यू के लेवल के हों, चाहे वो राइटअप में यूज करने के लिए बुलेट पॉइंट हों या अदर चीज़ें हों। अभी जो क्लास 7 की बुक है इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा, पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी जब मैं एमसीक्यू बनाने के लिए और बुलेट पॉइंट बनाने के लिए जब दोबारा पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी थ्योरी है। लेकिन क्योंकि स्किप नहीं करना है अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पूरी बुक में नहीं है, तो हो सकता है 20 या 25 मिनट में ही ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाए। 8th में अच्छे खासे एमसीक्यू हैं और जैसे ही 8th क्लास की हम पॉलिटी कवर करेंगे तो उसके बाद में क्लास 6 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड साइंस पे आ जाऊँगा धीरे धीरे। वहाँ पे आपको हर पॉइंट पे एमसीक्यू मिलेंगे, हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी। अभी बस आपको पढ़ने का तरीका देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 5 इकाइयाँ हैं और 8 चैप्टर हैं। अभी जल्दी से 4 चैप्टरों को हम पढ़ लेते हैं। और चैप्टरों में पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा थ्योरी है, उसका एक क्रक्स मैं आपको समझा दूंगा। बाकी अगर आप बुक को फॉलो करेंगे ताकि आपको ये नहीं लगे कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को टाला जा रहा है, जब आप बुक को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ सच में उसमें 3-3 4-4 पेजेस की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए किताबें हैं तो उनका कन्वर्जेसन ही दे रखा है कि बच्चे आपस में कैसे बातें करते हैं, बच्चे के माता पिता कैसे बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है समानता। देखिए समानता के आपने पॉलिटी में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वो मैं भी करवा सकता हूँ अभी एकदम से ही सीधे मूल अधिकारों पर आ जाओ, समानता के अधिकारों पर आ जाओ, ये ब्रिटेन से लिया है या अमेरिका से लिया है, बट एनसीईआरटी के थ्रू जाना है। तो देखिए समानता का मतलब है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसको मुझे पता है कि आप कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि आगे जब मेंस राइटिंग करेंगे तो वहाँ के लिए अच्छा फोल्डर मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी एनसीईआरटी की हायर बुक से या लक्ष्मीकांत की बुक से आपको बताया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, चीज़ें आपके दिमाग में बनती चली जाएंगी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा ये। समानता का मतलब है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, फिर चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हों या कोई आम नागरिक। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को उसका जो जन्म स्थान है, उसका जो लिंग है, उसका जो अदर शिक्षा की क्वालिटी है या अन्य जो बेसिस पे जिस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरकार द्वारा समानता को लागू करने के तरीके क्या हैं। देखिए, एक तो कानून बनाकर है और एक योजनाओं द्वारा। कानून बनाकर हम जब मूल अधिकारों में पढ़ेंगे, समानता का अधिकार आर्टिकल, जो पहला ही आर्टिकल हमें मूल अधिकारों में दिया गया है, वो पूरा उसमें हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ी जाएगी, लेकिन अभी खाली एक बार नज़र मार रही है कानून बनाकर। दूसरा, योजनाओं द्वारा। योजनाओं में देखिए एमसीक्यू एनसीईआरटी से कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए योजना के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है और उसमें बता रखा है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील। तो वो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ये एमसीक्यू है सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक से। और 2001 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसने पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करवाया। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रभाव देखिए, गरीब बच्चों में भोजन, असमानता में कमी, प्रॉपर थ्योरी है, एमसीक्यू यहाँ से नहीं बनेगा। दूसरा,
ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब आगे डिस्कस किया गया चीज़ों को, तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे देश में ही ऐसा नहीं है कि असमानता है या समान नहीं माना गया है पुरुष को, स्त्री को या अन्य लोगों को। बाहर विदेशों में भी इस चीज़ का वर्णन बताया गया है। तो उन्होंने अमेरिका का एक एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका में कैसे काले और गोरों के खिलाफ रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। तो अमेरिका में एक नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, ये मैंने ऐसे हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि इंग्लिश में तो आप सिविल CIVIL इस तरह से लिखेंगे, बट बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो होता है वो कॉपी करते हैं, तो ऐसे भी लिखा आ सकता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि में इंग्लिश लिखी हुई आ सकती है कि सिविल राइट्स मूवमेंट को ऐसे लिख दिएगा। तो इसलिए ऐसे नज़रों पर भी एक बार देखे रहिए कि सिविल राइट्स मूवमेंट या नागरिक अधिकार आंदोलन ये अमेरिका में 1 दिसंबर 1955 के बाद से शुरू हुए थे। लगातार दशक तक चले थे ये। इसकी शुरुआत की थी एक रोजा पॉक्स नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला ने। अमेरिका में क्या था कि जो बस होती हैं, जो आम सार्वजनिक जो यात्रा का जो साधन होता है, उसमें अगर कोई गोरा व्यक्ति आ रहा है तो काले व्यक्ति को अपनी सीट छोड़कर उसे देनी पड़ती थी। तो ये रोजा पॉक्स जो अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला थी, एक बार ऑफिस से काम कर कर थक हार कर अपने घर आ रही थी और इन्होंने एक अंग्रेज को या गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। तो वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो शुरुआत देखिए किसने किया है, रोजा पॉक्स ने किया है। और इसका अंत हुआ कब, 1964 में, जब नागरिक अधिकार अधिनियम आए थे। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आया है यहाँ पे गरिमा। तो मेरे ख्याल से ये 2 MCQ जो बन रहे हैं, एक ये और एक ये, यहाँ से जितने भी MCQ बनेंगे, मतलब MCQ तो क्योंकि किसी भी फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता है, तो इनको हम देख लीजिए। दूसरा है गरिमा। गरिमा एक टर्म है, जैसे मैंने आपको जब क्लास 6 पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि बहुत बार क्या होता है ना, 2 मार्क्स पे या 2.5 मार्क्स पे ऐसे एकदम से बुलेट आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन बताइए या गरिमा से आप क्या समझते हैं। या उसमें मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं। तो गरिमा के बारे में लिखा गया है। एक जो मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसका एग्जाम्पल दिया गया, आप पढ़िए, आपका थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। क्लास 7 की NCERT। तो गरिमा का मतलब है कि अपने आप को और दूसरों को सम्मान के योग्य समझना। फिर इसमें एक एग्जाम्पल लिख दीजिए आप वहाँ पे, अगर 2 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 50 या 25 वर्ड ही लिखने पड़ते हैं। अपने आप को और दूसरों को सम्मान के योग्य समझना मतलब अगर व्यक्ति का काम कोई भी है, चाहे वो कोई भी इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसको भी ये समझना है कि इसका भी सम्मान किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं गरिमा। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म है। बहुत ज़्यादा MCQ इसमें नहीं है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसमें। उसके बाद अध्याय 2 जो है, ये इकाई 2, वो राज्य सरकार के है। और इसमें देखिए स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और इसमें भी क्या है ना, इस चैप्टर में भी कि 2 बच्चों की स्टोरी बताई गई है, वो कैसे आपस में बीमार पड़ते हैं। तो एक को सार्वजनिक अस्पताल में लिया जाता है, एक को निजी अस्पताल में लिया जाता है। तो पूरी चैप्टर में ही थ्योरी है। लेकिन देखिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन वैसे यहाँ से बनने के चांस भी नहीं है, लेकिन थ्योरी तो आप पढ़ेंगे। बट जैसे छोटा सा एरिया अगर आप इसको देखेंगे, अगर कभी गलती से ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। केरल में क्या हुआ था, केरल में आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो शिक्षा की सेवाएं हैं, उसमें केरल भारत का नंबर 1 राज्य है। तो केरल ने पूरे बजट का 40% ग्राम पंचायतों को दे दिया था। कब दिया था, 1996 में। अब जानते हैं कि जो हमारा राज्य शासन प्रणाली है वो 3 स्तर पर काम करती है। जो हमारे देश की प्रणाली है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक ग्राम पंचायतों के स्तर पर। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने बजट का 40% हिस्सा किसको दे दिया था, ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायतों ने क्या किया, उन्होंने अपने स्तर पर सुधार किया, जैसे सफाई है, पीने का पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या फिर जो भी सेवा ग्राम स्तर पर दी जाती है। तो इससे क्या हुआ, वहाँ स्वास्थ्य का एक मॉडल बना। क्योंकि जो रूट कॉज है, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा शिक्षा नहीं है, पीने का पानी नहीं है ग्रामीण स्तर पर, वहीं पे क्या हुआ, सुधार आना शुरू हो गए। दूसरा इन्होंने एक स्टोरी बताई है कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका क्या है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। और इसका कारण भी बताया है, क्योंकि इन्होंने जो अपना बजट है वो सेना पर खर्च नहीं किया, सेना इन्होंने नहीं रखी, और अपना जो जितना भी बजट है उसका अधिकतर हिस्सा किसको दिया, स्वास्थ्य को दिया, शिक्षा को दिया और अन्य आधारभूत सेवाओं पर दिया। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आई है जेनरिक नाम। जेनरिक नाम आप जानते हैं कि दवाइयों का होता है। और ये क्या होता है, किसी भी
जो दवाई है उसका एक सामान्य बोलचाल का नाम होता है, जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन का जेनरिक नाम क्या है? एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड। अब ये एमसीक्यू ना आपका कभी भी मिल सकता है आपको देखने के लिए कि एस्पिरिन का जेनरिक नाम क्या है। आपको बहुत बार लगेगा कि एमसीक्यू कि ये साइंस का क्वेश्चन है या फिर नॉर्मल लाइफ का क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पुट होते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल का पेपर आ गया है या फिर नॉर्मल आम जो यूज की चीज़ है उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है और जेनरिक नाम क्या है? दवाइयों का एक रासायनिक नाम है, ताकि जो देश विदेश हैं सब में दवाई को एक ही नाम से जाना जा सके। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन को हम एस्पिरिन कहते हैं, किसी अन्य देश में उसे किसी दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन उसका रासायनिक नाम सेम होता है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है उसमें राज्य शासन कैसे काम करता है, और इसमें भी पूरी की पूरी थ्योरी। मैंने बताया ना कि क्लास 7 की पूरी ही जो पॉलिटी है उसमें थ्योरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी में थ्योरी है। एनसीईआरटी का जो लेवल है आप सभी समझते हैं, तो जहाँ पे वो चीज़ें आएंगी वहाँ पे उस तरह से कराया भी जाएगा, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ों को खींचा नहीं जाएगा। तो राज्य शासन में विधायक आप सभी को पता होगा, जिसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद सरकार कैसे बनती है आप ये जानते हैं। जब एक फिक्स कोटा, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो जब हम 50% प्लस 1, या फिर जिसको मैथ के टर्म में बोलें तो आधा प्लस 1, जैसे 70 का आधा हो जाएगा आपका 35, और एक सदस्य जब मिल जाएगा तो उत्तराखंड में 36 सीटों के आने पर सरकार बन जाएगी, 36 विधायकों के होने पर। तो ये जो 36 विधायक जिसके होंगे उसकी सरकार बनेगी। विपक्ष क्या होगा? जो दूसरा दल होगा। अगर एक के 36 हैं तो दूसरे के कितने होंगे? 34 ही होंगे। तो ये हो गया विपक्ष। बहुमत इसी चीज़ को कहते हैं कि 50% प्लस 1 जब हो जाए तो उसको बहुमत कह दिया जाता है। दूसरा प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता टर्म आपने सुनी होगी, प्रेस वार्ता को आप समझते भी होंगे। जब शासन स्तर के या किसी अन्य स्तर के, आजकल तो जो पब्लिक सेलिब्रिटी हैं वो भी प्रेस वार्ता अपनी करते हैं, तो लेकिन हम शासन की तरफ से पढ़ रहे हैं, तो जब शासन स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं वो जब अपने जो विचारों को प्रेस के सामने या फिर मीडिया के सामने रखते हैं तो उसे प्रेस वार्ता कहा जाता है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है इसमें लिंग बोध जेंडर है। इसमें एक द्वीप का नाम आया है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इस पूरे सब्जेक्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं क्लास 7 की पॉलिटी में कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू उसमें पुट कर सकूँ या बहुत ज़्यादा बता सकूँ। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है कि सामाओ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर हम जानते हैं पैसिफिक ओशन आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जब से क्वाड का गठन हुआ है। चाइना, अमेरिका, चाइना जब से अपना उसमें वहाँ पर अपना जो प्रभाव बढ़ाना चाहता है। खैर सब जियोग्राफी एंड जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका पार्ट है, इसको आगे करेंगे जब हम एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, जब मेंस के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तब तक तो जो आपके एमसीक्यू हैं, क्योंकि प्री तो सबसे पहला स्टेप है ना, प्री तो आपने निकालना ही है, तो उसके लिए समाओ द्वीप प्रशांत महासागर अगर कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज चांस नहीं है। दोहरा बोझ एक टर्म आया है, ये 2 गुना वजन, और ये महिलाओं के लिए आया है कि उनके घर का काम के साथ बाहर का काम भी करना पड़ता है। बाकी देखिए, हो सकता है कि आपको ये क्लास 7 की पॉलिटी बहुत थ्योरी लगे, और है भी, इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी हल्की है। क्लास 8 की पॉलिटी में फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बीच बीच में हैं ऐसे जो बुक्स ही हैं क्योंकि बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, बट पढ़ाई आगे इसमें होगी। तो अभी के लिए इतना ही। आगे के 4 लेक्चरों में भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो उसे भी मैं इसी तरह से कराऊंगा, काफ़ी जल्दी एक लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, और फिर 8th क्लास में आ जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो आप जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर लाइन से ही वहाँ पे 2-2 3-3 एमसीक्यू निकलते हैं, तो उन्हें हम डिटेल में करेंगे। तो अभी स्टार्ट के लिए ये इजी है आपके लिए भी पिक करने के लिए। इसके नोट्स आप इसी तरह से बना सकते हैं। बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हाँ थ्योरी ही है, जल्दीबाजी में कोर्स ख़त्म नहीं किया गया।